राइट, सो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। गुड्स की डेफिनेशन क्या है, ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 ऑफ द CGST एक्ट 2017 में डिफाइन है। ठीक है, कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कहता है गुड्स का मतलब हर एक तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये बताओ प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। कहता है प्रॉपर्टी का मतलब वैल्यूएबल थिंग। वैल्यूएबल थिंग जैसे कोई कार है, वैल्यूएबल थिंग है बिल्कुल, तो ये प्रॉपर्टी है। लैपटॉप वैल्यूएबल थिंग है, तो ये प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग वैल्यूएबल थिंग है, तो ये प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या बिल्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं। लैपटॉप मूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ, तो लैपटॉप गुड्स है। कार मूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ, तो कार गुड्स है, क्योंकि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अगर मैं मनी की बात करूं, मनी मतलब पैसा, तो क्या मनी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? एक जगह से दूसरी जगह आप 100 का नोट 200 का नोट नहीं ले जाते हैं। तो क्या मनी गुड्स नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, बट इन्होंने एक्सक्लूड कर रखा ना डेफिनेशन से, तो मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मनी आपको डिफाइन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 75 में। मनी क्या होता है? ऐसे शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं मनी की। लीगल टेंडर जो है मनी है। लीगल टेंडर यानी कि जो भी इंडियन करेंसी होती है उसको हम लीगल टेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे 100 का नोट 200 का नोट 1000 का नोट 2000 का नोट, ये सब लीगल टेंडर हैं आपके। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन करेंसी जो है वो भी लीगल टेंडर। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी आपके बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या है? ये भी आपके मनी में काउंट किया जाता है। अच्छा, मनी को हमने हटाया क्यों, पहले ये समझ लेते हैं मनी को क्यों हटाया हमने। एग्जाम्पल देखो, जैसे मिस्टर राम है। मिस्टर राम गारमेंट सप्लाई करते हैं बायर को। बायर बदले में 2000 रुपये देता है। पहले देखो, क्या गारमेंट प्रॉपर्टी है? बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू है, वैल्यूएबल थिंग है, तो यस गारमेंट प्रॉपर्टी है। क्या गारमेंट गुड्स है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गारमेंट एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स होती हैं। ओके, तो जो गारमेंट, राम ने गारमेंट बेची बायर को, बदले में राम क्या लेगा? कंसिडरेशन लेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ राम ने सप्लाई की है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए के मुताबिक? क्योंकि सेक्शन 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए साफ तौर पर कहता है कि सप्लाई के अंदर सेल, एक्सचेंज, है ना, सेल, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस और डिस्पोजल, ट्रांसफर, ये सब बार्टर वगैरह सब आता है। अगर आपने वो फॉर द कंसिडरेशन किया है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, तो क्या ये राम गारमेंट बेचने का बिजनेस है? क्या बदले में कंसिडरेशन ले रहा है? हाँ, ले रहा है। तो राम ने सप्लाई की है। अब बायर बदले में क्या देगा? 2000 रुपये देगा। गारमेंट जो कपड़े हो 2000 रुपये के, तो बदले में 2000 रुपये देगा। अच्छा, 2000 रुपये यानी कि कैश देगा, कैश यानी कि मनी देगा। अगर मनी को इन लोगों ने हटाया ना होता गुड्स की डेफिनेशन से, तो मनी भी गुड्स हो जाता। क्योंकि मनी गुड्स होता तो बायर भी तो एक तरीके से सप्लाई कर रहा है और ये भी सप्लाई कर रहा है, तो क्रॉस सप्लाई हो जाती। क्रॉस सप्लाई होती और ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ना हो पाती। तो इसीलिए बोला गया कि भाई एक काम करो, मनी को तुम हटा दो डेफिनेशन से। मनी के साथ साथ उन्होंने और किसको हटा दिया? मनी के साथ साथ उन्होंने सिक्योरिटीज को हटा दिया। वो कहते हैं सिक्योरिटीज को हम इनकम टैक्स में अलग से डील करते हैं ना, इसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगाते रहते हैं, तो इसको जीएसटी के अंदर कवर मत करो जब ये अलग से कवर हो रहा है इसके ऊपर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स कलेक्ट करना। अब जब भाई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के नाम से अच्छा खासा कलेक्ट हो रहा है, तो क्यों इस सिक्योरिटीज को जीएसटी के दायरे में लेकर के आ रहे हो? तो सिक्योरिटीज को हटा दिया जाए। तो ठीक है, इन लोगों ने सिक्योरिटीज को हटा दिया। अब पहले उन्होंने बोला सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है, ये तो समझ लो। हमने बोला हाँ बताओ। कहते हैं सिक्योरिटीज आपको डिफाइन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 101। अच्छा, सिक्योरिटीज में क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं, शेयर्स, क्या शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप बेच सकते हो? बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कहते हैं सिक्योरिटीज का मतलब वही है। क्या है? कहते हैं सिक्योरिटी मीन्स शेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। एग्जाम्पल, शेयर्स, यस सिक्योरिटीज हैं। डिबेंचर्स, यस सिक्योरिटीज हैं। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट, यस सिक्योरिटीज हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स होती है ना, वो भी सिक्योरिटीज हैं। नाउ ये सब सिक्योरिटीज है, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज। जब ये सिक्योरिटीज होते हैं, गुड्स से नहीं है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 से। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि गुड्स के अंदर मनी और सिक्योरिटीज नहीं आते। बेशक से ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर भी इनको एक्सक्लूड किया गया है डेफिनेशन से। तो जब ये गुड्स नहीं है तो इनके ऊपर जीएसटी की भी चर्चा नहीं आनी चाहिए। अब एक सवाल आता है, जो अच्छा सवाल है, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होते हैं, जिसको हम आरईसी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज होती हैं? और क्या इनके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आनी चाहिए? ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेस एंटिटी है,
इस बिजनेस एंटिटी का काम है एनर्जी को जनरेट करना, पावर जनरेट करना। ये एक और बिजनेस एंटिटी है। इस एंटिटी का काम है एनर्जी को कंज्यूम करना। मान लो ये बहुत बड़ी बिजनेस एंटिटी है और ये ह्यूज क्वांटम जो है एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब आपको पता होगा जो ये एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो एनर्जी कहां से आती है? जैसे कोल से एनर्जी बनती है अपनी। अच्छा मुझे ये बताओ, कोल जो है ट्रेडिशनल सोर्स की अगर मैं बात करूं जिसमें कोल भी आता है, क्या कोल एग्जॉस्टिव सोर्स है या रिन्यूएबल सोर्स है? एग्जॉस्टिव सोर्स है। हमने पढ़ा है कि कई करोड़ों लाखों साल लगते हैं तब जाकर के ये आपके कोल वगैरह तैयार होते हैं। तो भाई जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, कंजम्पशन हो रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपके एग्जॉस्टिव सोर्सेस हैं वो फ्यूचर के लिए नहीं बच पाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड इस तरह से बात की जाती है कि अब हम एक काम करते हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेस को देखते हैं। जैसे सोलर एनर्जी को देख लो, जैसे विंड एनर्जी को देख लो। और इन बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज को प्रमोट किया जाता है कि आप प्रमोट भी किया जाता है और इनको कहा जाता है, कानून बना दिया गया कि आपको मैंडेटरली सर्टेन पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप प्लीज एक सर्टेन पोर्शन किसका यूज करें? रिन्यूएबल एनर्जी का। जैसे मान लो ये जो बिजनेस एंटिटी है, इसके जो एनर्जी कंजम्पशन है, मान लो वो x यूनिट कंज्यूम करता है। अब उस यूनिट का से फॉर एग्जांपल 60% आपको रिन्यूएबल सोर्स का एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। अब मैंने यही लिखा हुआ है, ये एनर्जी कंज्यूम करता है, इसको सर्टेन पोर्शन अपना रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। और ये यूज मैंडेटरी बना दिया गया है कानून के द्वारा। आप देखते होंगे कन्वेंशंस होती हैं, है ना, पेरिस में कन्वेंशन हो रही है, जेनेवा में कन्वेंशन हो रही है, जहाँ पे ये WTO वगैरह की मीटिंग होती रहती है ना। तो यही सब तो डिसाइड करते रहते हैं कि किस प्रकार से जो ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको ठीक से यूज़ किया जाए। तो वही सब ये कानून बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि इंडिया भी उनकी एक मेंबर कंट्री है, तो इंडिया को ही फॉलो करना पड़ता है, तो इंडिया के अंदर जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए भी कानून बन जाते हैं। खैर, अब सवाल क्या उठा कि ये जो बिजनेस एंटिटी है इसको एनर्जी कंज्यूम करनी है, एनर्जी का कुछ पोर्शन इसको रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। अब इस बिजनेस एंटिटी ने बोला यार मैं कहाँ से लाऊं रिन्यूएबल एनर्जी? तो गवर्नमेंट ने बोला या तो तुम खुद बना लो, इतनी बड़ी बिजनेस एंटिटी हो, तुम खुद से बना लो। अगर तुम खुद से नहीं बनाते तो मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो ग्रीन एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने का काम करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने का काम करते हैं, आप इनसे खरीद लो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला इन लोगों को कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर रहे हो, तो तुम्हें हम लोग प्रमोट करेंगे। तो दो तरीके से इन्हें प्रमोट किया जा सकता है। इनको बोला जाएगा जो तुम्हारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको तुम प्रेफरेंशियल टैरिफ में बेच सकते हो। प्रेफरेंशियल टैरिफ में बेचने का क्या मतलब है कि आप हायर प्राइस में बेच सकते हो। ये बोलेंगे हायर प्राइस में हमसे खरीदेगा कौन? ये लोग खरीदेंगे ना। ये क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इनको हमने मैंडेटरी बोला है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, कानून बना दिए इन लोगों के लिए, तो इनको मैंडेटरीली खरीदना ही है। और आप बनाते हो तो आप बेचो, हायर दाम पे बेचो। अगर आप हायर दाम पे नहीं बेचना चाह रहे तो आप रेगुलर दाम पर ही बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलर दाम पर बेचते हो तो उसके बदले हम आपको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर क्या होगा? इस रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का क्या यूज होगा? अब मैं बताता हूं क्या यूज होगा। जैसे मान लो ये जो एनर्जी कंज्यूम करने वाली बिजनेस एंटिटी है, इसने मान लो 60% इसको बोला था कि भाई तुम ना रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना, इसने नहीं किया, तो अब इसको 60% एनर्जी के इक्विवेलेंट ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट परचेस करने पड़ेंगे। और ये किससे परचेस करेगा? ये इस वाली एंटिटी से परचेस करेगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि ये जो है, ये वाली जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर वाली बिजनेस एंटिटी है, ये अपने इन सर्टिफिकेट को बेच सकती है, बिल्कुल। तो ये एक तरीके से सेलेबल, ये अलग से आप सेलेबल सेपरेटली, यानी कि अलग से आप बेच सकते हो। अच्छा, जैसे सिक्योरिटीज को बेचने के लिए स्टॉक मार्केट होता है, BSE NSE,
वैसे ही जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, इसको बेचने के लिए एक अलग सा एक्सचेंज बना रखा है जिसको हम कहते हैं पावर एक्सचेंज। इसको सेबी रेगुलेट नहीं करता, ये अलग से चलते रहता है पावर एक्सचेंज। ठीक है, अब सवाल ये उठा, ये भी तो एक तरीके से सिक्योरिटीज की तरह ही काम कर रहा है, सर्टिफिकेट की तरह काम कर रहा है। यस, तो क्या इसको, अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिक्योरिटीज हैं? और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सिक्योरिटीज का वही मतलब होता है जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइन है, और वहां कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट नहीं है। क्या? सिक्योरिटीज। जब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज नहीं है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये सिक्योरिटीज नहीं है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H के मुताबिक, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अभी तो मैंने बोला था कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी तो मैंने बताया था आपको कि मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती हैं, और जब गुड्स होती हैं तो गुड्स की सप्लाई के ऊपर क्या आएगा? गुड्स की सप्लाई के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो एनर्जी जनरेटर एंटिटी है, अगर ये अपने इन सर्टिफिकेट को बेचेगा तो इसके बेचने के ऊपर क्या होगा? जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि ये गुड्स है और गुड्स की सप्लाई के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद हम समझेंगे प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।